जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संकट जी, जैसे कि डेली हम दिव्य आभा जो गुरु जी की डिवाइन बुक है उसके सत्संग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो 5 बजे का आपने सत्संग सुना उसमें वो सत्संग जो था आकाश सेठी अंकल जी का था, जो कि श्रीनगर से थे और अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में रह रहे हैं। और संगत जी, अगर देखा जाए तो सत्संग बहुत बड़ा था, लेंथी था। मैंने फिर भी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला भाग आप 5 बजे के वीडियो में सुन चुके हैं। अब ये जो दूसरा भाग जो है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 7 बजे के 7 बजे मैं आपको आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। तो ये उसी का दूसरा भाग है। सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मुझसे कुछ गलती हो जाए ना तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। कंटिन्यू करते हैं। अंकल जी आगे लिखते हैं, दुर्घटना से रक्षा। सितंबर 1999 में हम अपने वाहन में शिमला गए थे। अपनी दिवा स्वप्न की आदत के कारण मैं कभी भी अच्छा चालक नहीं रहा हूँ। शिमला से लौटते हुए हमने रात चंडीगढ़ में बिताई। अगले दिन प्रातः हमें चंडीगढ़ से निकलने में देर हो गई थी और यह बात मुझे नहीं भा रही थी। अतः मैं कार में आवश्यकता से अधिक तीव्र गति से मैं कार चला रहा था। अब यहाँ पर अंकल जी कहते हैं जो घटना घटी थी, दुर्घटना होने वाली थी, ये इनकी जो दुर्घटना थी ये होने वाली थी सितंबर 1999 की बात करते हैं। अंकल जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और कहते हैं कि इनको दिवा स्वप्न एक बीमारी होती है संगत जी। जैसे कि दिन में ही हम सपने देखने लग जाते हैं। जागती हुई आंखों से हमारा ध्यान एक जगह से हटकर दूसरी जगह केंद्रित हो जाता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता। जिस तरीके से बच्चे होते हैं वो किताबें खोल कर बैठे लेकिन ध्यान कहीं और होता है, तो सेम वही होता है दीवा स्वप्न की बात। संगत जी, अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंकल जी कहते हैं कि मैं अच्छा चालक कभी नहीं रहा क्योंकि उनका विजुअलाइजेशन वो जो था एकदम से वो दीवा स्वप्न में चले जाते थे या ख्यालों में चले जाते थे, जिसके कारण वो अच्छी तरीके से कभी भी ड्राइव नहीं कर पाते थे। आगे अंकल जी कहते हैं, हमें चंडीगढ़ में से निकलने में देरी हो गई थी और यह बात मुझे पता थी और इसलिए मैं क्या कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम जल्दी अपने गंतव्य तक पहुँचे, इसलिए वो ड्राइव जल्दी कर रहे थे, फास्ट कर रहे थे ड्राइव वो। अंबाला और करनाल के मध्य यातायात अवरुद्ध था। कहते करनाल और जब ये करनाल और अंबाला के मध्य में पहुंचे, सेंटर पॉइंट में पहुंचे, तो क्या देखते हैं वहाँ का जो ट्रैफिक था वो रुका हुआ था, जाम लगा हुआ था। हमारे आगे एक माटी परिवर्तक जा रहा था। माटी परिवर्तक होता है जेसीबी, जो कि मिट्टी या कुछ भी सामान जो मिट्टी से जुड़ी हुई सामान है, जैसे जमीन को खोद कर एक जगह से दूसरी जगह सामान डालती है वो, या मिट्टी को समतल करती है इस तरीके से। तो कहते कि उनकी गाड़ी के आगे जो था माटी जेसीबी जा रहा था और पीछे की बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। आगे इनकी गाड़ी से आगे जेसीबी था और उनकी गाड़ी के पीछे ही बहुत बड़ी गाड़ियां थी। मैं आगे जाने को आतुर था। कहते मुझे देर हो रही थी और मैं आगे बढ़ना चाहता था, कैसे न कैसे करके बहुत हो रही थी, इनको देरी हो रही थी, तो इसके कारण ये आगे बढ़ना चाहते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमूमन क्या होता है, जाम में जब फंस जाते हैं और लोग देरी हो रही होती है तो वो अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं। तो सेम अंकल जी के भी साथ था। कहते हैं मैं आगे बढ़ने को आतुर था, परंतु परिवर्तक के विशाल आकार के कारण आगे की दृष्टि अवरुद्ध थी। कहते हैं कि वो इतना विशाल परिवर्तक मतलब जेसीबी था कि उसके आगे देख पाना मुश्किल था। आप लोगों ने देखो जेसीबी कितना होता है, जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपके सामने बड़े बड़े ट्रक आ जाए या जेसीबी टाइप से आ जाए या बुलडोजर आ जाए तो उसके आर पार आप देख नहीं सकते, आगे देखने की भी चेष्टा नहीं कर सकते। कहते हैं अवरुद्ध सा हो रहा था, मैं आगे नहीं देख पा रहा था। मार्ग में दूसरी भाग जो दूसरा पार्ट दूसरी जगह थी भाग की, वो निर्माण कार्य के कारण बंद थी। आपने टू वे होता है, हमेशा देखा होगा, एक साइड से जाते हैं एक साइड से आते हैं, लेकिन अब क्या था, दूसरी साइड जो कार्य चल रहा था, सड़क निर्माण का कार्य जो चल रहा था, उसके कारण यातायात जम था, एक साइड बंद कर दिया गया था और एक ही सड़क पर दोनों साइड से एक साइड जा रही है एक साइड आ रही है, एक ही सड़क से दोनों कार्य हो रहे थे। कहते हैं अंकल जी, अतः दोनों ओर का यातायात इस तरफ ही आ रहा
रहा था, दोनों तरफ का एक साइड ही आ रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ ही अपने नेत्र बंद कर अपने छोटे से वॉकमैन पर शब्द सुनती हुई आगे बैठी हुई थी। कहते हैं जो मेरी पत्नी थी वो मेरे बराबर में ही बैठी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी। वो आंखें बंद करके अपने वॉकमैन पहले चलते थे संगत जी, जो जेब में रखने वाले छोटे टेप रिकॉर्डर होते थे जिसमें कैसेट लगाई। जैसे कि आजकल हमारा तो मोबाइल हो गया, मोबाइल में आप आजकल हैंड्स फ्री लगाई, आपने यूज़ की और अपने कानों में एयरबड्स लगा लिया। अब तो एयरबड्स चल गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले क्या होता था, वॉकमैन होता था, उसी में ही हैंड्स फ्री लगी होती थी और अपने कानों में लगाकर आप सॉन्ग सुन सकते थे। तो कहते कि जो वॉकमैन लगाकर वो अपनी आंखें बंद करके क्या सुन रही थी, शब्द सुन रही थी आंटी जी। वह प्रवर्तक अत्यंत धीमी गति से जा रहा था। कहते जो जेसीबी था वो बहुत धीमी गति से आगे जा रहा था। काफ़ी देर उसके पीछे धीमी गति से चलने के कारण मैं अपना संयम खो बैठा और अपनी कार की गति मैंने बढ़ा दी और उससे आगे निकलने की चेष्टा कर ली। वो कहते हैं कि क्या हुआ, जेसीबी बहुत स्लो चल रहा था तो मुझे लगा कि ये तो पता नहीं क्या इतना ही स्लो चलेगा, तो मुझ में जिज्ञासा सी हुई, मतलब ये फिर दोबारा इनमें ये हुआ कि मैं इससे आगे निकल जाता हूँ और इन्होंने ऐसे ही करने की चेष्टा कर डाली। कहते हैं मैंने संयम खो दिया और मैंने अपनी कार की गति बढ़ा के उससे आगे निकलने की चेष्टा कर दी। जैसे ही मैं उसके बराबर में समानांतर पहुंचा, मतलब उसके बराबर में पहुंचा, मुझे सामने से आता हुआ यातायात दिखाई दिया। कहते जैसे मैं उसके बराबर में पहुंचा तो मुझे उसके बराबर में आता हुआ एक यातायात दिखाई दिया। सामने से अत्यंत तीव्र गति से एक प्रवर्तक हमारी दिशा में भागा चला आ रहा था। कहते अब क्या हुआ, आगे जैसे इन्होंने उसके बराबर में पैरेलल में ही अपनी गाड़ी को जैसे आगे बढ़ाया तो क्या देखता हूँ, सामने से बिल्कुल इनकी गाड़ी के सामने से एक जीसीबी बड़ी स्पीड से आ रहा था। उसमें और हमारी कार में कुछ ही मिनट की दूरी शेष थी और दोनों प्रवर्तकों के आगे के हिस्से के कुछ इंचों का ही फर्क था। कहते दोनों प्रवर्तकों के बीच में जैसे इन्होंने गाड़ी आगे की और उधर से एकदम से जेसीबी आ गया तो टक्कर होते होते बची। कहते थोड़ी सी कुछ ही मिनट की देरी थी और गाड़ी का क्या हो जाता, बुरा हाल हो जाता। कार के आते हुए प्रवर्तक से चिथड़े उड़ते हुए के विचार से देखकर दोनों कर्मचारियों का चिल्लाना शुरू कर मेरे शरीर की कपकपी एकदम से छूट गई। कहते हैं कि जैसे ही वो गाड़ी ऐसे आई और ऐसे टक्कर होने वाली थी तो दोनों कार जो चलाने वाले थे, जेसीबी में जो ड्राइवर थे, वो दोनों के दोनों जोर से चिल्लाए। कहते हैं उनकी चिल्लाहट सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, एकदम भौचक्का सा रह गया और मेरा शरीर क्या हो गया, एकदम से फेल्ट हो जाते ना हम एक तरीके से कि ये क्या हो गया एकदम सडनली। तो कहते वैसे ही मेरी स्थिति हो गई और मैं कार के खरपच्चे, मुझे ऐसा लगा जैसे अभी कार के खरपच्चे उड़ जाएंगे, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा। और ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली। कहते चिल्लाहट सुनकर मेरी पत्नी ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर जय गुरुजी बोला और उसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं सूझा। कहते जैसे ही मेरी पत्नी ने आंखें खोली, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और हमारे मुंह से जय गुरुजी निकला, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था। एकदम मुझे अपनी दाहिनी ओर के मार्ग में बने हुए विभाजक में एक टूटी हुई दीवार दिखाई दी और मैंने अपनी कार तेजी से उसी दिशा में घुमा। जैसे ही मुझे क्या हुआ पता नहीं, मुझे क्या सूझा कि मैंने अपनी दाईं ओर लेफ्ट साइड में इन्होंने देखा कि एक मार्ग, वहां पर एक मार्ग था, वहां पर डिवाइडर बना हुआ था और वहां पर एक सड़क, कह सकते एक दीवार टूटी हुई थी। कहते मेरे मन में पता नहीं कैसे थॉट आया और मैंने अपनी कार को उस दिशा में ही मोड़ दिया। गुरुजी के अतिरिक्त तो और कौन इस प्रकार हमें जीवन दान दे सकता था। वो कहते कि सडनली जो थॉट आया वो मेरा नहीं था, मैंने जो एकदम से काम किया वो मेरा नहीं था, वो किसका था, गुरुजी का था, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दान दिया था। फरवरी 2000 में मैं रात्रि से प्रातः तक की पाली में विमान पतन पर कार्यरत था। वो कहते हैं कि अब आगे बताते हैं अपना एक और एक्सपीरियंस। फरवरी 2000 की बात करते हैं। उस समय ये रात के समय इनकी ड्यूटी लगी हुई थी और ये विमान पतन पर कार्यरत थे। विमान पतन होता है संगत जी एयरपोर्ट पर ये जॉब करते थे। उस समय रात हो रही थी, इनकी ड्यूटी थी उस टाइम में। तो कहते हैं उस समय में एक बोइंग 707 जिसमें ईंधन भरना था देखने गया था। बोइंग होता है एक अमेरिकी कह सकते हैं विमान से कह सकते हैं, एक तरह की कंपनी है बोइंग, जो अमेरिका की कंपनी है, जो कि वो क्या बनाती है,
एरोप्लेन बनाती है, जिस तरीके से गाड़ियां बनती है, मारुति की होगी, मारुति सर्विस सेंटर हो गया, मारुति होगी तो वहां पर मारुति से रिलेटेड गाड़ियां बनाई जाती है। टोयोटो का शोरूम हो गया, उसमें टोयोटो की गाड़ियां बनाई जाती हैं। ऐसे ही बोइंग अमेरिका की एक कंपनी है जो कि हवाई जहाज बनाती है। तो यहाँ पर क्या था, वो कहते हैं कि एक हवाई जहाज था, उसमें ईंधन भरवाना था और ये काम मेरी देख रेख में करना था। तो मैं वहां पर वही देखने गया था। अब क्या देखते हैं, कहते मैं वहां देखने गया कि क्या देखता हूं कि एक भू यंत्रविद वायुयान का पल्ला खुला हुआ था, खुला छोड़कर उस पर कार्यरत था। कहता है कहते हैं एक भू यंत्रविद मतलब एक मैकेनिक, भू यंत्रविद मतलब जमीन पर काम करने वाले मैकेनिक। जिस तरीके से आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक चाहिए, हर काम के लिए मैकेनिक चाहिए। पंखा खराब हो गया उसके लिए मैकेनिक चाहिए, एसी खराब हो गया उसके लिए, तो हर चीज का मैकेनिक होता है। इसी तरीके से विमान भी तो खराब होते हैं ना संगत जी, तो उसके लिए भी तो मैकेनिक होता है। तो भू यंत्रविद वो होते हैं, मैकेनिक होते हैं, जो कि क्या सही करते हैं, वायुयान ठीक करते हैं। तो कहते हैं भू यंत्रविद वायुयान, उसने क्या किया था, वो वायुयान को ठीक कर रहा था, हवाई जहाज को ठीक कर रहा था। तो उसके पल्ले खोले हुए थे, गाड़ी के भी पल्ले होते हैं आप जानते हैं, डोर, तो यहाँ पर पल्ले मीन्स डोर खोला हुआ था उसका। और कहते हैं मैं वहीं पर खड़ा हो गया, मैं उसके कार्य समाप्त होने का वेट कर रहा था। मैंने उससे प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया कि अभी बहुत कार्य शेष है। कहते हैं मैंने उससे पूछा कि तुमने पल्ले खोल कर दो, तुम काम कर रहे हो, कितना समय लगेगा। तो उस जो मैकेनिक था उसने जवाब दिया कि अभी तो इसमें काम शेष है, मुझे समय लग जाएगा। वो कहते हैं वह अकेला ही था और उसको वह ठीक कर रहा था। आगे वो कहते हैं कि इंजन के पल्ले को सुरक्षित रखने वाली भुजा भी काम नहीं कर रही थी और उसे वह सीढ़ी पर टिकाकर रखे हुए था। कहते हैं जो इंजन पे काम करने वाली जो भुजा थी वो भी काम नहीं कर रही थी, एक साइड से वो भी वर्क नहीं कर रही थी। तो उसने क्या कर रखा था, उसी पर अपनी सीढ़ी उसने खड़ी कर रखी थी। मैंने उसकी बात सुनकर उससे ईंधन भरवाने का कार्य प्रारंभ करवाकर अपना कार्य करते रहने की विनती करी। कहते हैं मैं जैसे उसने मेरी बात हुई तो मैंने उससे बोला कि इसमें ईंधन भरवा सकते हैं, फ्यूल डलवा सकते हो। तो उन्होंने बोला हाँ डलवा सकते हो। तो उनके कहने के अनुसार उन्होंने फ्यूल डलवाया उसमें। और कहते कि जब वो फ्यूल भी डलता रहा साथ साथ, तो वो अपना कार्य भी करता रहा। अचानक से क्या हुआ, उसने मान लिया और वह ईंधन भरक यंत्र पर पहुंचे और वह भी शीघ्र वहां पहुंच गया। कहते हैं हम कहाँ पहुंचे, ईंधन भरने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी में जब पेट्रोल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है, फ्यूल डाला जाता है, तो उसमें पर्टिकुलर टंकी होती है। तो ऐसी वायुयान में होता है। कहते हैं हम उस एरिया पर वहां पर वो डालने के लिए पहुंच गए। जैसे ही मैं वहां मुड़ आ गया, कहते जैसे ही मैं टर्न हुआ तो क्या देखता हूं, उसने मेरे से अदृश्य सीढ़ी पर अपनी मुद्रा बदली और उसी समय वह सीढ़ी पर अटक कर रखा हुआ पल्ला नीचे गिरने लगा। कहते जैसे ही वो मैं पलटा तो मैं क्या देखता हूं कि उसने जो सीढ़ी पर खड़ा था और वो पल्ला भी, जो हवाई जहाज का टूटा हुआ पल्ला भी उसी के पास रखा था। पता नहीं उसका कैसे डिसबैलेंस हुआ कि वो पल्ला बड़ी तीव्र गति से नीचे गिरने लगा। मेरी दृष्टि अत्यंत तीव्र गति से गिरते हुए पल्ले पर पड़ी। कहते मैं एकदम देख के बहुत चक्का रह गई, तो ऊपर से नीचे गिर रहा है। मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया। कहते मैंने तुरंत गुरुजी को याद किया, वह पल्ला जोर से मेरे मस्तक पर आ लगा। कहते हैं मेरे सर पे बड़ी जोर से लगा और वहां से रक्त भी बहने लगा। कहते हैं वो पल्ला इतनी जोर से, और वह संगत जी वायुयान हवाई जहाज का पल्ला, दरवाजा किस तरीके से कोई इमेजिन भी कर सकता कि आदमी कहाँ गया, कुछ नहीं पता। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर गुरुजी का चमत्कार देखिए। मैं चेतन अवस्था में था, कॉन्शियस थे, इनको पता था कि इनके सिर पर चोट लगी है, पल्ला गिरा है, चोट लगी है, खून बह रहा है। कहते हैं मुझे विमान पतन पर चिकित्सक के पास ले जाएगा। कहते हैं मुझे जो एयरपोर्ट के, क्योंकि पता है आपको एयरपोर्ट होगा, जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनियां होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ऑलरेडी वहाँ पर डॉक्टर तैनात होते हैं, बड़े बड़े स्कूल होते हैं, अथॉरिटी होती है, वहां पर भी स्पेशली डॉक्टर वहां पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो यहाँ तो क्या है, एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट पर तो आपको हर तरह की सुविधा मिलती है। कहते हैं जो एयरपोर्ट पर ही इनको, जहाँ वहां पर डॉक्टर थे उनके पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने इनको देखते के साथ क्या कहा, ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा की है। तो अंकल जी कहते हैं हाँ, स्वयं ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। 1 सेंटीमीटर भी ऊपर या नीचे कहीं दिमाग पर ऐसी जगह चोट लग जाती जो कि उनके लिए घातक थी। इस बार भी मुझे पता था कौन से ईश्वर ने मेरी रक्षा की है। कहते हैं वो जो पल्ला गिला तो किस तरीके से, कहते हैं कहीं ऐसी जगह लग जाती, आगे पीछे 1 मिनट, 1 मतलब सेकंड भी आगे पीछे दिमाग पर कहीं चोट लग जाती तो वो मेरे लिए हानिकारक था, घातक था।
प्राण भी जा सकते थे, लेकिन इस बार भी किसने मेरी रक्षा की थी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और कौन थे वो? हमारे प्यारे गुरुजी। जी गुरुजी। अंकल जी आगे लिखते हैं जलमग्न मुंबई। अब यहाँ पर एक बार हुआ था संगत जी, पानी पानी हो गई थी मुंबई, पानी इतना लेवल इसका बहुत ज्यादा हो गया था। और दिल्ली में भी अब हुआ था, थोड़े से टाइम पहले हाई अलर्ट जारी कर दिए थे। ऐसी मुंबई में 26 जुलाई 2005 की बात करते हैं अंकल जी। 26 जुलाई 2005 को जब मुंबई जल प्लावित हुई मैं कार्यालय में था। वो कहते हैं जब पानी पानी भर गया और हाई अलर्ट जारी कर दिए गए, तो उस समय क्या थे, वो ऑफिस में थे। हमें नहीं पता होती ना संगत जी आपदा कब आएगी, आपको नहीं पता। अभी मैं आपको यहाँ पर सत्संग सुना रही हूँ, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है आग लग जाए, कुछ भी हो सकता है। आपदा तो कभी भी आ सकते हैं ना संगत जी। हम कोई भगवान नहीं है जो हम देखकर पहचान ले, हमें कोई दूरदृष्टि प्राप्त है कि भाई अभी अगले सेकंड में ये होने वाला है, तो नहीं पता होता। तो अंकल जी कहते हैं मैं ऑफिस में था और इस तरह की आपदा हुई, और डेट उन्होंने बताई है 26 जुलाई 2005 की। वो कहते हैं मैं अपने ऑफिस में था, कुछ कर्मचारी रेल सुविधाओं के अस्त व्यस्त होने के भय से पहले निकल गए। कहते हैं जब इस तरह की सूचना मिली, तो जो इनके ऑफिस में काम करने वाले लोग थे या एम्प्लॉय थे, उनको जब पता चला कि रेल, कुछ ऐसे लोग थे जो रेल से आते थे और उनको पता थी कि इस तरह की घटना घटेगी, तो रेल सर्विस है और भी जगह जो है वो बंद हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ एरिया तुरंत बंद कर देते हैं, हाई अलर्ट के, हवाई जहाज नहीं उड़ते, आंधी तूफान बारिश आ जाती है तो हवाई जहाज भी कहाँ उड़ते हैं, रेलें भी नहीं चलती हैं टाइम से। तो क्योंकि उसमें क्या है, उसमें नुकसान है, अकेले एक व्यक्ति को नुकसान नहीं है, उसके साथ जो हजारों पैसेंजर साथ में जा रहे हैं ना, उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि रेल सुविधाओं को देखते हुए कि वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी, तो इनके एम्प्लॉय थे, जॉब करने वाले साथ में लोग थे, वो पहले से ही जल्दी छुट्टी लेकर अपने घर के लिए निकल गए। चूंकि मुझे कार्य समाप्त करना था, मैं प्रतिदिन की भांति बाहर निकला। कहते मेरे पास काम ज्यादा था और मैं जल्दी से वो काम खत्म करना चाहता था, वो खत्म करके ही मैं अपने घर जाता। कहते जैसे ही मैं काम खत्म करके बाहर निकला तो क्या देखता हूँ, उस समय तक तो जो कर्मचारी पहले निकले थे लौटने लगे, क्योंकि रेल सेवाएं बंद हो चुकी थी। कहते जो पहले निकले थे ना रेलों से जाने के लिए, रेल में यात्रा करते थे, दूर दूर दराज के लोग आते हैं वो, तो कहते कि जो रेल से यात्रा करने वाले लोग थे वो वापस आ गए, क्योंकि रेल सेवाएं जो थी वो बंद कर दी गई थी। उस दिन मैंने कार से यात्रा करी थी। कहते उस दिन मैं कार से गया था। अब कहते दुविधा में था मैं कि करूं, रुकूं या अपने घर पहुंचने का प्रयास करूं। कहते मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं ऑफिस में ही रुकूं या अपने घर पहुंचने का प्रयास करूं, क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसी समय एक सहकर्मी ने कहा कि उनका पुत्र अपने विद्यालय जो कि घर के मार्ग में था में रुका हुआ है और उसे लेना है। कहते मेरे एक एम्प्लॉय थे, साथ में जॉब करने वाले सहकर्मी थे, उन्होंने कहा कि बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो उनका बेटा था, इनके एम्प्लॉय, इनके मतलब साथ में एक कुलीग का बेटा था, वो स्कूल में था उस समय और उस स्कूल से वापसी उसको लेना था, और वो स्कूल जो था इनके घर के, अंकल जी के घर के रास्ते में ही पड़ता था। कहते अंकल जी कहते मैंने गुरुजी को याद किया और हम उस विद्यालय के लिए निकल पड़े। जैसे ही हमने बाहर निकलने का प्रयास किया, कार्यालय का एक द्वार के सामने एक कार दुरावस्था में रुकी हुई थी। कहते कि जैसे हमने उसके बच्चे के विद्यालय जाने के लिए सोच के हम आगे बढ़े, और जैसे ही हम अपने ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी इतनी बेकार तरीके से खड़ी करके गया था। बहुत से लोग पार्किंग करते हैं, उल्टी तरीके से कर जाते हैं। कहते दुरावस्था में खड़ी थी, मतलब बैड कंडीशन में वो गाड़ी बैड कंडीशन में वो गाड़ी पार्क करके गया था, जिससे कि दरवाजा नहीं खुला था। कहते हैं हम दूसरे द्वार से बाहर निकले। अब क्या था, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, अब ऑफिस के और भी द्वार होते हैं, दरवाजे। कहते हैं अब ये दूसरे दरवाजे से बाहर निकले, सब मार्ग जलमग्न थे, सबके सब दरवाजों पर क्या था, पानी भरा हुआ था और वाहन चलाना बहुत कठिन हो रहा था। कहते सारे रास्ते पर पानी भरा हुआ था और व्हीकल चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पूरी राह जल और अवरुद्ध यातायात की चुनौतियों का सामना करते हुए हम 2 घंटे में उस विद्यालय में पहुंच गए। कहते 2 घंटे लगे हम उस विद्यालय में जाते हुए, जबकि क्या कारण था, पानी भरा हुआ था और यातायात बहुत ज्यादा था, क्योंकि विद्यालय की बसें बंद थी। उस समय विद्यालय की बसें भी बंद हो गई। नेचुरल सी बात है कि जब इस तरह की आपदा आती है तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों को लेकर कि वो किस तरीके से उनको रखना है, क्या करना है। हर जगह की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल वालों की होती है। अगर कुछ हो जाए तो पेरेंट्स
उनकी जान खा जाते हैं। इसी तरीके से वो उनकी यहाँ पर कहते हैं कि बसें जो थी वो बंद थी और सब विद्यार्थियों को वहीं पर रात्रि में रुकने के लिए योजना बनाई जा चुकी थी। स्कूल प्रशासन ने ये घोषणा कर दी थी कि कोई बच्चा घर नहीं जाएगा, सब रात में यहीं विद्यालय में ही रुकेंगे। मेरे सहकर्मी का पुत्र अपने सहपाठियों के साथ प्रसन्न था और हमारा घर तक पहुंचना अनिश्चित था। उन्होंने उसके वहीं रुकने का अनुमोदन कर दिया। कहते कि हमारा जो घर पहुंचना बड़ा मुश्किल था और जो इनके फादर को, जो इनके सहकर्मी थे, कुलीग थे, उनके बेटे को जब बहुत बताया गया कि सभी के बच्चों को आज घर नहीं भेजा जाएगा, सबको रात को वहीं रोका जाएगा, तो कहते हैं उनके फादर ने भी मंजूरी दे दी क्योंकि उनका बच्चा खुश था अपने दोस्तों के साथ स्टे करने के लिए रात में। अब बच्चे हैं, बच्चों को एक साथ ही इंजॉय करने को मिलता है, तो यहाँ पर वो बच्चों के साथ वहीं पर रुकना चाहता था, तो उसके फादर ने भी मंजूरी दे दी, अप्रूवल दे दिया रुकने के लिए। थोड़ी दूर जाने पर जल स्तर इतना बढ़ गया कि हमारा घर पहुंचना या कार्यालय तक पहुंचना असंभव था। वो कहते हैं इम्पॉसिबल हो गया था कि हम घर जाएं या कार्यालय जाएं। ना तो हम घर पहुंच पा रहे थे, ना हम कार्यालय जा पा रहे थे वापस। इम्पॉसिबल सा हो गया था हमारे लिए क्योंकि पानी का लेवल जो था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अंततः मैंने उसी ऊंचे स्थान पर जहां पर अपने सहकर्मी के विद्यालय में जाने पर कार खड़ी कर रात वहीं गुजारने का निश्चय किया। मैंने घर पर समाचार दे दिया कि घर पहुंचना संभव नहीं है। वो कहते हैं कि जहां बच्चे को लेने के लिए, जहां इन्होंने स्कूल के पास में ऊंची सी जगह देख कर अपनी कार जो थी वहां कह सकते हैं पार्क की थी, तो कहते जब वहां पर कार को पार्क किया, वो ऊंची जगह थी और वहां पर जब देखा कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि घर तो जाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सब जगह पानी पानी भरा है, ना ये घर जा सकते थे, ना ये अपने कार्यालय ऑफिस जा सकते थे। इन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया कि आज घर ये नहीं आएंगे, आज ये कहाँ बिताएंगे रात, अपनी गाड़ी में ही रात व्यतीत करेंगे, बिताएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने घर पर दे दी थी। हमने रात्रि कार में ही बिताई। कहते मैंने और उनके जो कुलीग थे उन दोनों ने रात कार में ही बिताई। अगले दिन जैसे जैसे जल स्तर कम होता गया, मैं धीरे धीरे कार चलाकर शाम तक घर पहुंचा। कहते हैं जैसे जैसे अगले दिन रात भर ये गाड़ी में रहे, इन्होंने रात बिताई उस गाड़ी में, और सुबह जैसे जैसे धीरे धीरे पानी का लेवल कम होता चला गया, तो ये कहते हैं कि अगले दिन धीरे धीरे गाड़ी चला कर ये कि शाम को पहुंचे हैं अपने घर। देखिए सुबह की चलते चलते शाम को पहुंचे। आप लगा लीजिए कितना पानी का लेवल कम रहा होगा और उसके बाद ट्रैफिक कितना जाम रहा होगा, सबको अफरा तफरी मच रही होगी, कितना बुरा हाल रहा होगा। आप यहीं से इमेजिनेशन लगा लेते हैं। पर कहते हैं ना, जिस पर गुरु जी की छाया, छत्र छाया है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घर पहुंचने पर लगा कि वहां पर सब कारें पानी में डूबकर ऐसी अवस्था में हो गई थी कि अत्यधिक धन व्यय करने पर भी उनका जीर्णोद्धार संभव नहीं था। कह सकते हैं कि जितनी, कहते हैं घर जाते जाते मैंने जितनी गाड़ियों को देखा, कारों को देखा, वो वहां पर खड़ी खड़ी पानी में इतना बुरा हाल हो चुका था कि वो अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी लगाया जाए ना तभी उनका उद्धार हो सकता था, अदरवाइज वो सारी की सारी बेकार हो गई थी। यही दशा कार्यालय में खड़ी हुई कारों की भी हुई थी। कहते यही सेम कंडीशन जो थी इनके ऑफिस की कारों का भी हुआ था। कहीं नहीं गई, लेकिन खड़े खड़े पानी में इतनी भीग कर वो इतनी बेकार हो गई, डेड हो गई, क्योंकि इंजन पानी में भीग गया, सीट पानी में भीग गए। और क्या है, लोहे की तो बनी हुई है संगत जी, तो लोहा तो बड़ी जल्दी जंग पकड़ता है। तो कहते हैं कि सबकी सब गाड़ियों की कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी कि बहुत सारा पैसा लगाओ जब जाके उसका उद्धार होता, अदरवाइज वो पूरी बेकार हो चुकी थी। समाचारों में इस घटना की चर्चा करते हुए यह बताया गया कि अधिक जल स्तर और यातायात रुकने के होने के कारण कई को रात में राह में रुककर अपने वाहनों में सोना पड़ा। कहते समाचार पत्र में आया या समाचार में दिखाया गया, क्या दिखाया गया, न्यूज में दिखाया गया कि लोगों को पानी का स्तर इतना ज्यादा हो गया था, इतना लेवल इतना हाई हो गया था कि लोगों ने अपने घर नहीं जा पा रहे थे, तो उस कंडीशन में अपने वाहनों में ही बैठकर उन्होंने रात बिताई और वहीं पर रुके, कई जगह रुक गए। तो उनमें क्या हुआ, जल के और बढ़ने पर जो अपनी कारों के द्वार या खिड़कियां खोलकर
बाहर नहीं आ सके, उनकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं पानी का लेवल इतना बढ़ गया था और न्यूज़ में ये आ रहा था कि जो लोग रात्रि में अपने घर नहीं पहुंच सके और उन्होंने अपने वाहनों में, गाड़ी में रात भर रुके, और कहते हैं कि उन्होंने, और इतना पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि वो अपने दरवाजे जो थे, गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं खोल पाए, और उनके कारण दम घुटने से उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। पानी भर गया, और पानी में तो वैसे भी आपको पता ही है, वैसे भी खिड़की दरवाजे बंद है तो वैसे भी गैस बनेगी, ऊपर से वैसे भी हो गया। कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। जय गुरु जी। परंतु ना मुझे ना ही मेरी कार को कोई हानि हुई। कहते ना तो मुझे और ना मेरे जो उनका कुलिक थे उनको, और ना ही उनकी गाड़ी को कोई नुकसान ही हुआ। यह सब इस कारण कि चलने से पहले मैंने गुरुजी को याद कर लिया था। वो कहते कि सब मैं जानता हूँ किस कारण से मैं सेफ हूँ, मेरी गाड़ी भी ठीक है और मैं भी सेफ हूँ। किस कारण से? क्योंकि चलने से पहले मैंने अपने गुरुजी को याद किया था। केवल गुरुजी की कृपा से मुझे उस रात बचा सकती थी और वह बनी रही। कहते गुरुजी की कृपा ही थी जो मुझे उस रात को मुझे जीवन दान मिला, और उनकी कृपा के कारण मैं जीवित रह पाया। अदरवाइज जैसे समाचार मैं वो सुन रहे थे कि जिन्होंने गाड़ियों में रुककर अपनी रात बिताई तो वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। संगत जी देखिए कितनी बुरी कंडीशन, और भगवान कैसे कैसे परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा में पास होना आपका तभी मुमकिन है जब आप भगवान पर, उस गुरु पर अपना पूरा सरेंडर छोड़ देते हैं कि जो भी है अब आप ही संभालो, हमसे नहीं होता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा है। कहते हैं जब गुरु जी ने महासमाधि ली ना, सभी संगत के लिए इतना ही कष्टदायक समय था वो, जिसको अगर हम भी आज याद करते हैं ना संगत जी, हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि किस तरीके से गुरु जी ने जब चोला छोड़ा था ना, वो तो संगत उनके साथ अटैच हो चुकी थी, उनके साथ रहती थी, उनको देखती थी, उन्होंने देखा था, लेकिन हम तो उनके साथ नहीं रहे। लेकिन हम अपने घर के सगे संबंधियों से जब प्रेम करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं, और उनके साथ में इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो हम उनको नहीं बुला पाते। तो लोग तो गुरु जी के साथ कितने समय से रहे थे, तो सेम कंडीशन उनके साथ हुई, लोग टूट चुके थे, बुरा हाल हो चुका था। तो यहाँ पर अंकल जी ने वही बताया है, महासमाधि के बाद भी उनकी कृपा ऐसी की ऐसी बनी हुई है। फरवरी 2007 की बात करते हैं, जब मैं दिल्ली आया था, गुरुजी के दर्शन के लिए गया। जब मैं उनसे आज्ञा लेने के लिए झुका, वह बोले तू दिल्ली वापस आ गया है? मैंने उत्तर दिया नहीं गुरुजी, हल्ले तो मैं बॉम्बे ही हूँ। गुरुजी ने एक और भक्त की ओर इशारा किया कि वह उससे पूछ रहे हैं। एक बार क्या हुआ संगत जी, फरवरी 2007 की बात बताते हैं अंकल जी कि एक बार ये दिल्ली आए थे गुरुजी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, उनके चरण कमलों को छूने के, उनसे प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, एकदम से गुरुजी बोल पड़े कि तू दिल्ली वापस आ गया है। तब अंकल जी को लगा कि गुरुजी जो है अंकल जी से बात कर रहे हैं, तो तब अंकल जी ने कहा नहीं गुरुजी, अभी तो मैं बॉम्बे में ही हूँ। तब गुरुजी ने अन्य भक्त की ओर इशारा करके बोला कि वो उनसे पूछ रहे हैं। तो अंकल जी यहाँ कहते हैं पर यह संदेश मेरे लिए भी था। सबको पता है कि गुरुजी वैसे ही तो बात बहुत कम किया करते थे, बहुत रेयर ही बोला करते थे, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते थे गुरुजी। तो यहाँ पर कहते हैं ये संदेश मेरे लिए भी था। मैं समझ गया था कि गुरुजी किस प्रकार अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। कहते हैं मेरे मन में भी वही होगा, हो सकता है अंकल जी के मन में हो कि वो बॉम्बे से वापस दिल्ली आ जाए, तो गुरुजी ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। कहते हैं इंडा गुरुजी ने मुझसे वह प्रश्न कर दिए थे। मार्च 2007 के अंत तक दिल्ली के लिए स्थानांतरण आदेश आ गए। 1 मास पश्चात मैंने दिल्ली कार्यालय में कार्य करना प्रारंभ कर दिया और 26 मई को मेरा परिवार भी दिल्ली आ गया। सौभाग्य से एक दिन पश्चात उनके दर्शन भी हो गए। अब कहते हैं मार्च 2007 की बात करते हैं कि इनका जो ट्रांसफर था वो दिल्ली के लिए हो गया। जैसे गुरुजी ने कहा तो दिल्ली वापस आ गया, तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी तो बॉम्बे में हूँ। ये फरवरी 2007 की बात करते हैं, और मार्च 2007 में अंकल जी का जो ट्रांसफर होता है वो दिल्ली हो जाता है, और कहते हैं कि मैंने दिल्ली में कार्य करना शुरू कर दिया था। अब जहाँ पोस्टिंग होगी तो आप कार्य वहीं करेंगे ना, तो कहते हैं मैंने वहां पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, और मेरा परिवार 26 मई में पूरा दिल्ली आ गया था। वो कहते 26 मई को मेरा पूरा परिवार दिल्ली में आ गया था, और सौभाग्य से मुझे गुरुजी के दर्शन भी प्राप्त हो गए थे। आगे बताते हैं 31 मई, जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरुजी ने महासमाधि ली थी 31 मई 2007 को, जो कि सबके लिए बहुत ही कष्टदायक समय है और आने वाला है वो दोबारा।
31 मई आने वाला संगत जी। 31 मई को उनके शरीर छोड़ने के निर्णय को सुनकर मैं ध्वस्त हो गया। मंदिर से लौटते हुए मेरे मन में अनेक विचार उभर रहे थे। ऐसे कैसे अवसर थे जब गुरुजी ने हमें धन्य किया था और अनेक अवसरों पर हमें वह दिया था जिसके हम योग्य भी नहीं थे। वो कहते हैं जब 31 मई को इन्होंने सुना कि गुरुजी का निर्णय है कि वो क्या करने वाले हैं, चोला छोड़ने वाले हैं, मां समाधि लेने वाले हैं, कहते हैं उनके निर्णय को सुनकर मैं एकदम टूट गया। और जब मैं बड़े मंदिर से अपने घर पहुंच रहा था तो मेरे मन में वही चल रहा था कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हम तो उस लायक भी नहीं थे, गुरुजी ने हमें वो सब दे दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे। मैं बहुत धन्य समझता था। कैसे कैसे अवसरों पर गुरुजी ने हमें क्या क्या दिया, हम उसके योग्य भी नहीं थे। अब क्या होगा, तो कहते हैं अब महासमाधि ले रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा, हम तो अनाथ हो जाएंगे। जैसे माता पिता किसी के चले जाते हैं तो कहते हैं ना हमारी तो छत्र छाया उड़ गई, तो सेम उसी तरीके से जो गुरुजी के मानने वाले डिवोटी थे उनके साथ भी ऐसे हुआ था। उनको लगा कि हमारे सर के ऊपर से, हमारे जैसे हेड ऑफ द फैमिली होता है, वो हमारे सर से उनकी छत्र छाया ही चली गई है। अब क्या होगा हमारा, अगर ऐसा हुआ तो अब क्या होएगा हमारा, अब कौन हमारा ध्यान रखेगा। पहले तो गुरुजी रखते थे, कहते हैं अब कौन हमारा ध्यान रखेगा। मेरे मन में यही सवाल चल रहे थे। यद्यपि इन सवालों का मेरे पास में कोई उत्तर नहीं था। कहते हैं मेरे पास कोई उत्तर नहीं था इन सवालों का कि मैं क्या बताऊं। मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था, मेरे पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। किंतु जिन्होंने सदा हमारी आवश्यकताओं, शंकाओं और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था, उनके पास इसका भी समाधान है, यह मुझे कुछ दिनों में पता लगने वाला था। कहते कि मेरे मन में ये सवाल चल रहे थे, लेकिन मैं किससे पूछता, क्या करता। लेकिन मैं इतना भूल गया था कि जिसने मेरे दिमाग में ये प्रश्न डाले हैं उसका उत्तर भी उन्हीं के पास है और इस चीज का वही समाधान निकालेंगे। यह बात मुझे बहुत बात समझ में आई। मैंने बताया ना संगत जी, गुरुजी हमारी सोच से बहुत आगे हैं। वो भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकते हैं। हम तो कुछ भी नहीं संगत जी। हम ऐसे हैं कि आज हमने कल रात को हमने डिसाइड किया, सुबह हमने डिसाइड किया आज हमारा ये काम है गुरुजी, आज हमें ये करना है। लेकिन नहीं हो सकता है उस काम में हमें हानि हो, तो गुरुजी हम वो काम हमें करने ही नहीं देते। हमें कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे उस चीज से निकाल लेते हैं और हमें उस टाइम गुस्सा जरूर आता है, लेकिन समस्या का समाधान भी करने वाले वही हैं, समस्या देने वाले भी वही हैं, तो समस्या का समाधान भी करने वाले हमारे गुरुजी हैं। अंकल जी आगे बताते हैं, वर्ष 2005 में मैं अंत निर्गम उद्यम प्रतियोगिता इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में भाग लेता रहा था। कहते हैं 2005 से जो आप ये एक कंपटीशन होता है, जो बिजनेस होते हैं, कंपनियां जो करती हैं बिजनेस, तो इस तरह के कंपटीशन वो भी ऑर्गेनाइज करती रहती हैं संगत जी। क्योंकि तरह तरह की कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी नई आती रहती हैं, तो उसमें अपने अपने जैसे अब मारुति को ले लीजिए, अभी नया मॉडल आया, फिर नई कुछ आएगा, टोयोटो में आ रहा है, तो ये कॉम्पिटिशन करते रहते हैं आपस में। पहले तो स्टेट लेवल पर होते हैं, फिर ये नेशनल लेवल पर होने लग जाते हैं और उसके बाद पर ये कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता थी ऑफिस की तरफ से 2005 में मैं इस तरह की इंटर कॉर्पोरेट बिजनेस कंपटीशन में मैं हमेशा भाग लेता रहा था। और कब से, 2005 से भाग ले रहा था। इस वर्ष 2007 में, क्योंकि 7 में गुरुजी ने महासमाधि ली थी। आप देखिए गुरुजी महासमाधि के बाद भी लोगों को संभाल रहे हैं, आज हमें भी संभाल रहे हैं ना संगत जी। तो अंकल जी तो उस टाइम में वो जो कंडीशन थी अंकल जी की, वो तो हम महसूस ही कर सकते हैं। हम तो बहुत दिन के बाद जुड़े ना गुरुजी से, लेकिन वो कंडीशन उस समय कैसी रही होगी वो वही महसूस कर सकता है जिसने अपनों को खोया है संगत जी। ये बिल्कुल फैक्ट है। वरना जिसने दुख ही नहीं देखे संगत जी, उसे क्या पता दुख क्या होता है। सॉरी संगत जी। अंकल जी लिखते हैं 2007 में क्षेत्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में 1-2 जून को आयोजित थी। कहते क्षेत्रीय प्रतियोगिता जो कि इनके कह सकते हैं हमारी स्टेट लेवल की बात करते हैं। कहते हैं 2007 में स्टेट लेवल पर दिल्ली में ही 1 और 2 जून को इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित आयोजित हुई थी। गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लगा, कहते हैं इस तरह की होनी थी, और गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे लगा कि अपना सर्व देना संभव नहीं है। कहते हैं कि 2007 की बात करते हैं, 1 और 2 जून की बात करते हैं। 31 मई 2007 गुरुजी ने महासमाधि ली थी। और 1 और 2 की बात करते हैं, उस टाइम में कंपटीशन होना था। वो कहते हैं कि गुरुजी की महासमाधि के उपरांत मुझे लग रहा था कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा।
मैंने अपने साथियों को फ़ोन पर कहा कि मैं अत्यधिक क्षीण हूँ। कहते हैं मैं कमज़ोर हो गया। मैंने फ़ोन किया अपने कुलीग्स को और मैंने कह दिया मैं बहुत कमज़ोर हूँ, क्षीण मीन्स कमज़ोर हूँ, और मैं मेरे ऊपर निर्भर ना रहें, कि तुम सब मेरे ऊपर निर्भर मत रहना, अपनी तरफ से काम करना, शायद मैं अपना 100% दे ही नहीं पाऊँ। मेरे एक साथी ने मुझे संतावना दी। कहते मेरे एक फ्रेंड था, उसने मुझे संतावना दी। क्या संतावना दी? गुरु अपने शिष्यों को कभी नहीं छोड़ते, शरीर त्यागने के बाद भी नहीं। कहते मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि मुझे एक तरीके से दिलासा दिया कि गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ते, चाहे वो चोले में हो या चोला छोड़ चुके हों, शरीर छोड़ने के बाद भी गुरु अपने शिष्यों को नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं उसने मुझे संतावना दी। अब क्या लिखते हैं? शोक संतप्त होने के कारण मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। कहते हैं मैं शोक संतप्त था, शोक से गिरा हुआ था, इतने दुख में पीड़ा में था कि मुझे उसकी बातें भी बेकार लग रही थी कि ऐसा नहीं होता। जो उनको लगा कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जैसे तैसे हमारा दल पहले 4 दौर पार कर पाया। कहते हैं जैसे तैसे जो इनका ग्रुप था जो कंपटीशन में भाग लेने गया था, कहते हैं जैसे तैसे उन्होंने 4 राउंड पार कर लिए थे। अब क्या था? फाइनल चक्र होने वाला था, फाइनल राउंड होने वाला था। कहते हैं अंतिम चक्र में हमने कुछ विपत्तिपूर्ण निर्णय लिए जिससे हम अंतिम निर्णायक चरण में प्रवेश कर सके। कहते हैं कि लास्ट मोमेंट पर जब लास्ट राउंड होना था, कहते हैं हमने ऐसे निर्णय ले लिए, ऐसे डिसीजन ले लिए जिससे कि हमें लग रहा था कि अब हम शायद इस राउंड से बाहर ही हो जाएंगे, प्रवेश हो सकता है हमारा ना भी होए। परिणाम घोषित हुए तो उनमें हमारा नाम नहीं था। कहते अब क्या हुआ? रिजल्ट आ गए। जब रिजल्ट आए तो इनके ग्रुप का नाम ही नहीं था। मैंने अपनी जेब से गुरुजी का चित्र निकाला और कहा अब यही होना था। अब क्या था? टूट चुके थे ना। अब गुरुजी का स्वरूप तो अपने पास रखते थे, सबको मिलते थे संगीत जी, तो उन्होंने अपने जेब में हमेशा गुरुजी का स्वरूप रखते थे। कहते हैं मुझे पता था कि यही होएगा, जब तक आप थे तो आपने संभाल लिया और आप चले गए तो मुझे पता था भी यही होना है। तो कहते कि मैंने अपनी जेब से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मैं कह पड़ा अब यही होना था। आपके रहते हुए कुछ बात ही कुछ और थी। जैसे मैंने गुरुजी का मुस्कुराहट भरा मुख देख रहा था, मेरे एक साथी ने आकर बताया कि हमारे कंप्यूटर में ठीक से नहीं डाले गए थे रिजल्ट। हमने आयोजकों को जाकर उसकी अशुद्धि बताई। संशोधन के पश्चात हम अंतिम चरण में पहुंच गए। उसके बाद सफलता हमारे साथ बनी रही। वो कहते हैं कि जब मुझे पता चला कि हम इस राउंड से बाहर हुए तो मैंने अपने जेब में रखा हुआ गुरुजी का वो स्वरूप बाहर निकाला और मैंने उनका स्वरूप देखकर बोला मुझे पता था यही होना है। लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मेरा एकदम तुरंत साथी आया भागा हुआ और उसने बताया कि जो कंप्यूटर में हमारे उत्तर आंसर डाले गए थे वो गलत डाले हुए थे। हमने उसको चुनौती दी है और उसमें दोबारा से जांच चल रही है। कहते फिर थोड़ी सी देर बाद पता चला कि हमारी सफलता बनी रही। 6 जून 2007 को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हम द्वितीय स्थान पर रहे और तत्पश्चात सितंबर में आयोजित एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यहाँ पर कहते हैं कि 6 जून को जो इनका रिजल्ट आया वो नेशनल लेवल पर आया, उसमें भी सेकंड पोजीशन पर रहे इनका जो ग्रुप था। और उसके बाद ये नेशनल लेवल के बाद ये कह सकते हैं एशिया पैसिफिक प्रतियोगिता जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हुई थी उसमें भी ये सेकंड पोजीशन पर रहे थे। कहते हैं गुरुजी ने हमें बता दिया था, उनकी दया हम पर अभी भी साथ है। वो कहते हैं कि गुरुजी ने हमें बता दिया था कि उनकी जो कृपा है संगत पर ऐसी की ऐसी जैसे वो पहले थी वो आज भी वैसी बनी हुई हैं। हम अपने दोनों बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराने को उत्सुक थे, यद्यपि हम विभिन्न सूत्रों के द्वारा प्रयास कर रहे थे। कहते हैं कि हमारे दोनों बच्चों का हम स्कूल में एडमिशन कराना चाहते थे और उसके लिए हमने अनेक तरीके से कार्य किए थे, प्रयास कर रहे थे, अपने सोर्स लगा रहे थे, पर उनमें हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में हो ही नहीं पा रहा था। अंत में मैंने गुरुजी से प्रश्न किया। कहते हैं जब मैं थक हार गया तो आखिरकार मैं टूटकर मैं गुरुजी के सामने बैठकर उनसे प्रश्न करने लगा। उनसे क्वेश्चन पूछा, आपने 2 पुत्र दिए हैं तो इनको अच्छे विद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं दिला देते? कहते हैं मैं टूट गया, मैं बैठ गया गुरुजी के सामने। मैंने बोला आपने ही तो 2 पुत्र मुझे दिए हैं तो इनका अच्छे विद्यालय में क्यों एडमिशन नहीं करा देते? अब कहते हैं इसका उत्तर मुझे शीघ्र ही मिल गया। दोनों बच्चों को दिल्ली के अच्छे विद्यालयों में एक
बिना किसी दान या राजनीतिक सूत्र के प्रवेश मिल गया। कहते हैं मैंने जब गुरुजी से बोला कि बच्चे तो आपने ही दिए हैं तो स्कूल में भी एडमिशन कराओ, तब क्या हुआ, कहते हैं उसका उत्तर मुझे तुरंत थोड़े से दिन बाद या तुरंत मिल गया। मेरे दोनों बच्चों का एक से एक अच्छे स्कूल में, जो दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल थे, उसमें एडमिशन हो गया। और ना ही इनको कोई दान देना पड़ा, ना किसी की सोर्स लगी, ना ही किसी की सोर्स इनको लगानी पड़ी, ना ही इनको डोनेशन वगैरह देनी पड़ी। दोनों बच्चों का अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो, क्योंकि क्या बोला था, बच्चे आपने दिए हैं तो क्या करोगे, आप ही इनको देखोगे। बहुत ही प्यारा, जय गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं, जब हम दिल्ली में पहुंचे तो हमारे पास ऐसा निवास नहीं था जहां मेरी पत्नी और मैं अपने कामकाज और दोनों बच्चों, जो अब 6 और 4 साल के थे, कि अंकल जी कहते हैं बच्चे दोनों छोटे थे, एक 6 साल का था और एक 4 साल का था, उनकी देखभाल करने के लिए अब समस्या जो आन खड़ी हुई थी, वो कहते हैं यही समस्या का समाधान था, मेरी पत्नी को महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए। कहते हैं हमारी समस्या का समाधान यही था, क्योंकि पत्नी इनकी लेक्चरर थी, तो वो चाहते थे कि जहां वो जॉब करती हैं वहीं पर विद्यालय में जो घर होते हैं तो वहीं उनको मिल जाए, ऑफिस का जो घर होता है वही उनको मिल जाए, ताकि ये अपना ऑफिस भी देख सकें और दोनों बच्चों की परवरिश भी आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर कहते हैं मेरी पत्नी को विद्यालय परिसर में ही घर मिल जाए, पर कोई भी निवासी सेना निवृत्त होने वाला नहीं था। कहता कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जिन घरों में वो रह रहे थे, जो मिलते हैं तो पहले से जिनकी जान पहचान होती है, या तो उनको मिल जाते हैं, या आपको आपकी सर्विस काउंट की जाती है, आपकी सीनियरिटी देखी जाती है, तब आपको फ्लैट मिलता है। मतलब ऑफिस की तरफ से या कुछ भी होता है जो मिलता है, वो ऐसी सीनियरिटी देखी जाती है। तो कहते हैं कि जितने भी लोग थे उसमें से कोई ऐसा नहीं था कि जो सेना निवृत्ति उसको प्राप्त हो रही है, मतलब रिटायर कोई हो रहा हो परिवार। अगर कोई रिटायर होता है तो वो अपना क्या करेगा, वो तो ऑफिस का जो घर है वो छोड़कर चला जाएगा, उसकी जगह वो दूसरे को अलॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि कोई सेना निवृत्त होने वाला था, रिटायर होने वाला था, और ना ही मेरी पत्नी के जो घर लेने की जो वरीयता होती है वो सीनियरिटी के हिसाब से भी होती है संगत जी। तो यहाँ पर वही कहते हैं, और वहां पर घर वरीयता के आधार पर मिलते थे, सीनियरिटी के हिसाब से मिलते थे। इस बार भी हमारी इच्छा अनुसार चमत्कार हुआ। कहते हैं हमने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया था या हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन इस बार भी हमारी इच्छा के विपरीत ही ऐसा चमत्कार हो गया जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ पर कहते हैं एक शिक्षक जिनके पुत्र को अपने विद्यालय से दूर होने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता था, ने अपना घर खाली कर दिया। कहते हैं एक जो टीचर थे, उनकी पत्नी के ही ऑफिस में कोई टीचर रहे होंगे, उनका जो बेटा था उसको विद्यालय जाने में दूर होता था, तो इसलिए वो क्या कहते हैं जो डिस्टेंस था वो दूरी पर पड़ता था और उनको परेशानी हो रही थी बच्चे को ले जाने में लाने में। तो उनके क्या अपने उस मजबूरी के कारण उनको वह घर खाली करना पड़ गया। और आश्चर्यजनक रूप से वरीयता में उच्च आवेदकों में से किसी के उस घर के लिए आवेदन नहीं किया था, तो और सीनियरिटी के हिसाब से भी किसी ने भी उस खाली घर के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। अतः मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। कहते हैं उसके कारण क्या हुआ, मेरी पत्नी को वह घर मिल गया। गुरुजी के अन्यथा और कौन संगत के सदस्यों की सुविधा अनुसार ऐसे चमत्कार कर सकता है। कहते हैं ये किसने किया, सब गुरुजी ने किया। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था, वो डर रहे थे, सीनियरिटी भी इतनी नहीं थी पत्नी की, और दूसरा कोई सेना निवृत्त भी नहीं होने वाला था, रिटायर भी नहीं होने वाला था, तो कैसे उनको घर मिलता ऑफिस की तरफ से। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर अचानक से वो समस्या आई और उसका समाधान भी गुरुजी ने कर दिया। कौन कर सकता है सिवाय गुरुजी के। मेरे परमपिता गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को बहुत सारांश में लिखा है। मैं यह हार्दिक कृतज्ञता और आदर से यही समाप्त करता हूँ। कहते हैं मैंने जितना भी गुरुजी के विषय में बताया है ना, बहुत सारांश में बताया है, बहुत ही कम में बताया है, और जितना हो सकता है मैं अपनी कृतज्ञता या आदर से यही समाप्त करता हूँ। मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, मतलब उनके प्रति बहुत आभारी हूँ, प्रेम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आगे लिखते हैं, ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रार्थना है गुरुजी सदा हमारे और सब भक्तों का सुख, सौभाग्य और सद्बुद्धि की वृष्टि करते रहें, और हम
पर सदा उनके भक्त होने के योग्य बने रहें। जय गुरु जी। कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु जी आप हम सबके साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे ऊपर कह सके हमारे ऊपर सुख सौभाग्य और सद्बुद्धि की वृष्टि करते रहें, मतलब हमें देते रहें और हम आपके साथ ऐसे ही आपके चरण कमलों से सदा जुड़े रहें। बहुत ही प्यारा सत्संग था आज का अंकल जी का। और संगत जी सुबह पार्ट 1 आपने देख लिया 5 बजे और अभी पार्ट 2 है वो ज़रूर देखेगा ताकि दोनों सत्संग आपको अच्छा, क्योंकि सत्संग कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं और ये मेरी मजबूरी थी कि मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। इतना देखिए संगत जी आप भी सभी जानते हैं कि इतना समय किसी के पास नहीं होता, 1.5 घंटे कोई नहीं सुनता संगत जी। तो मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मेरे से आपको लग रहा हो मैंने गलती कर दी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं यही करती हूँ। इसलिए मैंने इस संगत के 2 पार्ट सत्संग के 2 पार्ट किए थे। पहला पार्ट आपने 5 बजे सुना और दूसरा पार्ट आपके सामने अब है। और मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी।